1 फरवरी 2021 नई दिल्ली इंद्रपुरम में रहने वाले देवेंद्र मोहन शर्मा की छोटी बेटी प्रियंका के अचानक में पेट दर्द शुरू हो जाता है। उनको वोमिटिंग भी होने लगती है। प्रियंका ये बात अपनी माँ अनीता को बताती है। अनीता अपनी बेटी की बात सुनते ही उनके पिता को बताती है और उनके पिता को बताते ही सबसे पहले प्रियंका को अपोलो हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया जाता है। एडमिट करने के बाद में वहां पर ट्रीटमेंट शुरू होता है और ट्रीटमेंट जब चल रहा था 24 घंटे बीत गए थे, पेट दर्द कम होने के बजाय पेट दर्द बढ़ता ही जा रहा था। जब पेट दर्द में कोई आराम नहीं मिला तो उसको प्रियंका को वहां से हटाकर मैक्स हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है, डीएल के मैक्स हॉस्पिटल में। ये एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है और दिल्ली में अच्छा खासा नाम भी है। तो उसके बाद में मैक्स में एडमिट करने के बाद में ट्रीटमेंट लगातार चल रहा था। 3-4 दिन बीत चुके थे लेकिन तबीयत में कोई सुधार नहीं था। इनकी जो छोटी बेटी एडमिट हुई थी वो पढ़ाई कर रही थी एक बिजनेस स्कूल में लंदन में। वह कुछ दिन पहले ही अपने परिवार के पास में लौटी थी और लौटने के कुछ ही दिनों के बाद एकदम से उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। आखिर 12 दिन बाद प्रियंका अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें लेती है और हॉस्पिटल में दम तोड़ देती है। घर में बहुत दुख का माहौल था और सब कुछ बहुत ही, सबकी आंखों में आंसू थे, सब बहुत दुखी थे। प्रियंका को गुजरे मात्र 1 हफ्ता हुआ था। उसकी 13वीं के कुछ दिन पहले 15 फरवरी 2021 को देवेंद्र जी की जो पत्नी है अनीता शर्मा, इनकी भी तबीयत खराब होने लगती है। इनमें भी सेम वही सिम्टम्स दिखाई देने लगते हैं जो इनकी छोटी बेटी में दिखाई दे रही थी। जैसे ही सिम्टम्स दिखाई देते हैं तो इनको तुरंत के तुरंत एडमिट कराया जाता है हॉस्पिटल में और उसी सेम टाइम पे इनके घर की नौकरानी और खुद देवेंद्र शर्मा, उनके भी पेट में दर्द होने लगता है और साथ साथ बाल झड़ने लगते हैं। पूरे परिवार में मानो एक इन्फेक्शन सा फैल गया था। तुरंत इन सभी को दिल्ली के सर गंगाराम हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है। वहां पे सभी की जो हालत थी उनका ट्रीटमेंट चलने लगता है। एक्चुअली देवेंद्र और उनकी मेड, उनकी तबीयत में कुछ दिनों बाद सुधार आता है लेकिन वाइफ की तबीयत में सुधार नहीं आ रहा था। सभी ब्लड टेस्ट कराए गए, सभी जांचें की गई लेकिन सभी की रिपोर्ट नेगेटिव थी। इस हालत में डॉक्टर जो ट्रीटमेंट करते हैं वो अंदाजे से करते हैं, कुछ पक्का ट्रीटमेंट नहीं कर पाते क्योंकि हमें प्रॉपर बीमारी का पता ही नहीं है कि प्रॉपर बीमारी क्या है। धीरे धीरे समय बीतता है और देवेंद्र जी की जो पत्नी होती है उनकी तबीयत बहुत ही ज्यादा, हद से ज्यादा खराब होने लगती है। और कुछ समय बीतने के बाद उधर देवेंद्र जी की जो बड़ी बेटी होती है, बड़ी बेटी की भी तबीयत, वो अभी कुछ दिन पहले ही अपने मायके से ससुराल गई थी। ससुराल उसका नोएडा में था, तो नोएडा में अपने ससुराल में वहां पे उसकी बेटी की भी तबीयत खराब होने लगती है। पूरे परिवार में ऐसा लग रहा था जैसे कुछ जादू टोना टोटका कर दिया गया हो। कोई भी ऐसी हालत में नहीं था जिसमें कुछ कहा जा सके। इसी बीच उनके दामाद का कॉल आता है देवेंद्र जी के पास में और कहता है कि आज तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई है, वो कोमा में चली गई है। कोमा में जाने के बाद उसको भी रेफर किया जाता है और वो भी सर गंगाराम हॉस्पिटल में आके एडमिट हो जाती है। जब सभी लोग घर के एडमिट थे तब जो हॉस्पिटल के सर गंगाराम के हेड थे वो एक टेस्ट कराते हैं, हैवी मेटल टेस्ट, और ये टेस्ट पर्दा खोलता है एक ऐसी साजिश से जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। मैंने आपको पहले भी कहा है दोस्तों, जब किसी अपने के व्यवहार में अचानक से बदलाव आ जाए तो समझ लेना साजिश बहुत गहरी है। ये मैं खुद की लाइफ में भी एक्सपीरियंस कर चुका हूं। जब हैवी मेटल टेस्ट की रिपोर्ट आती है तो पता चलता है कि देवेंद्र जी के पूरे परिवार को थेलियम दिया गया है। आखिर थेलियम क्या है इसके बारे में बात करेंगे। इसको स्लो पॉइजन कहा जाता है। स्लो पॉइजन यानी कि ऐसा जहर जो आपको धीरे धीरे मारता है, एकदम से अपना असर नहीं दिखाता। तो नमस्कार दोस्तों, मैं अमर चौहान हाजिर हूं आपके सामने एक ऐसी क्राइम स्टोरी लेकर जिसके सुनने के बाद में आप कहेंगे कि हम आस्तीन में सांप पाल लेंगे
लेकिन कभी ऐसा अपना अपना रिश्ता कभी ऐसे इंसान से नहीं जोड़ेंगे जैसा इंसान ये निकला। दोस्तों, ऐसी ही क्राइम की कहानी जानने के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं, आप सबके सपोर्ट की बहुत जरूरत है। आप थोड़ा सपोर्ट करेंगे तभी मैं कुछ आगे बढ़ पाऊंगा और तभी मैं आपके सामने नई नई कहानियां लेके आऊंगा। तो चलिए अब जानते हैं थैलियम के बारे में। थैलियम स्लो पॉइजन, यानी कि एक ऐसा जहर जो इंसान को एकदम खाने के बाद तुरंत नहीं मारता। इंसान को मरने में कम से कम 15 से 20 दिन का समय लग जाता है। इस बीच वो इंसान बहुत बीमार होता है और इसकी कुछ खास बातें भी है। थैलियम की सबसे बड़ी बात है कि इसमें कोई टेस्ट नहीं है, इसके स्वाद का कोई पता नहीं चलता। दूसरा, इसका कोई कलर नहीं है, जिसमें मिलाओ उसके जैसा ही कलर ले लेता है। तो थैलियम अपना असर दिखाना शुरू करता है पेट से और धीरे धीरे न्यूरो पे जाना शुरू करता है। ये थी थैलियम के बारे में। और आपको एक बात और बता दूं, थैलियम डायरेक्ट मार्केट में अवेलेबल है ही नहीं। अगर मैं जाके, चाहे मैं कितनी भी बड़ी पोस्ट पे हूँ, कितनी भी हाई पोस्ट पे हूँ और मैं कितना भी बड़ा डॉक्टर क्यों ना हूँ, मैं जाके किसी डायरेक्ट कंपनी से या किसी स्टोर से बोलूँ, स्टोर के पास एक थैलियम अवेलेबल नहीं होता है, किसी कंपनी को बोलूँ कि मुझे थैलियम चाहिए तो वो नहीं देंगे। थैलियम सिर्फ रजिस्ट्रेशन की गई कंपनी को ही मिलता है जो पहले से रजिस्टर्ड है, क्योंकि भारत सरकार ने इस पॉइजन के ऊपर बहुत ही सख्त बैन लगा रखा है। तो ये थी थैलियम की जानकारी। अब थैलियम उनके पेट में मिलता है, उनके शरीर में मिलता है, और वो भी हैवी मात्रा में। जितनी मात्रा में बॉडी एक्सेप्ट कर सकती है उसके 1000 गुना ज्यादा मात्रा में थैलियम उनके सभी की बॉडी में मिलता है। तब पता चलता है ये सभी जो हैं, इन सभी को थैलियम दिया गया है। पूछताछ होती है, पुलिस आती है। पुलिस आने के बाद में देवेंद्र जी पूछताछ होती है, पूछताछ करके वापस चली जाती है, कोई सस्पेंस नहीं मिलता। ऐसी घटनाओं में अक्सर घर के नौकर का हाथ मिलता है, लेकिन यहाँ तो नौकरानी खुद बीमार थी, खुद एडमिट थी। उसी बीच तबीयत देवेंद्र जी की सुधार हो गई थी, तो वो बैठ के सोच रहे थे कि जिस दिन से हालत खराब होना शुरू हुई उसके आसपास में क्या घटा था। दोस्तों, जिस दिन इनकी छोटी बेटी प्रियंका की तबीयत खराब हुई, उससे एक दिन पहले इनका जो जमाई राजा है, जो इनकी बड़ी बेटी के हस्बैंड है, वो इनके घर आए थे और वो साथ में कुक करके लेके आए थे, फिश मछली पका के लेके आए थे। और मछली ये वो खुद इन सबको खिलाई, वो बाद में बात करेंगे, लेकिन यहाँ सस्पेंशियस होता है। मैंने अभी आपको कहा था कि अगर किसी के व्यवहार में अचानक बदलाव आ जाए तो आपको सतर्क हो जाना चाहिए, चाहे कोई कितना भी अपना क्यों ना हो। कोई कितना भी अपना हो, व्यवहार में बदलाव आपके लिए एक साजिश है। तो उसके व्यवहार में क्या बदलाव था, वो अक्सर घर नहीं आया करता था और अपने हाथ से कुछ खाना खिलाए किसी को, अपने हाथ से सर्व करे, ऐसा तो नहीं होता था। आज तक पूरी 4-5 साल की हिस्ट्री में कभी ऐसा नहीं हुआ था। तो वो घर पे आया और इन सबको फिश जो है वो सर्व की, खिलाई। जैसे ही उसको बोला गया कि तुम भी खा लो, तो उसने कह दिया कि मैं एक लाफ्टर कॉमेडी शो में गया था और मेरा जबड़ा दुख रहा है, इसलिए मैं नहीं खा पाऊंगा। चलो कोई बात नहीं, जबड़ा दुख रहा है, नहीं खा पाएंगे। तो घर वाले सभी के मन में अंदर से बहुत खुशी थी कि उनका दामाद ऐसा खाना लेके आया, उनके लिए इतना अच्छा व्यवहार कर रहा है। लेकिन पहले इतना अच्छा व्यवहार दामाद नहीं करता था। उसने साथ ही साथ अपने दोनों बच्चे, जो 2 बच्चे थे उनके, शादी होने के बाद में 2 बच्चे थे उनके, उन दोनों बच्चों को भी घर आते हुए रास्ते में ही दूध पिला दिया था, ताकि ये भी फिश तो ना खाए। तो दोनों बच्चों ने फिश नहीं खाई, लेकिन जो इनकी छोटी बेटी थी इसने खूब ज्यादा मात्रा में खाई, इसलिए सबसे पहले असर उसी के ऊपर दिखा। तो ये सभी बात देवेंद्र जी अपने जो घटना थी अपने पुलिस वालों को बताते हैं। वो शक के बिना पर उनके जो उनके जो जमाई राजा है उनको उठा लिया जाता है, गिरफ्तार किया जाता है। और वो बड़े इजीली एक्सेप्ट भी कर लेते हैं कि हाँ, मैंने ही फिश में थैलियम मिलाया था और मैंने ही पूरे परिवार को ये थैलियम खिलाया है। अब थैलियम खिलाया है तो वजह जानने की बात आती है कि ऐसी क्या वजह थी कि जिसकी वजह से तुमने पूरे परिवार की जान लेना चाहा। सिर्फ एक लड़की की नहीं, किसी एक से दुश्मनी नहीं, पूरे परिवार की जान लेना चाहा।
तो वो कहानी बताता है। चलिए ये कहानी मैं शुरू करूं उससे पहले आपको मैं एक छोटे सा इंसिडेंट और बताता हूँ उसी परिवार का। जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, पता कर रही थी, पता चलने के बाद कि जमाई ने थैलियम मिलाया है, तो ये इतना शातिर होता है कि जो थैलियम का ऑर्डर करता है, जो इनके लड़की के पापा थे, उनकी जो चाचा थे, उनके चाचा की कंपनी थी, उस कंपनी के नाम पे नकली पेपर बना के तब ऑर्डर करता है। क्योंकि कहानी में मैंने पहले ही बताया था कि डायरेक्ट कोई खरीद नहीं सकता इसको, तो नकली पेपर के थ्रू खरीदता है। और उसके बाद में इसकी डिलीवरी अपने मामा के घर कराता है। डिलीवरी मामा के घर हुई, इस बात को जो गेट की पटा टीटू, उसने भी इस बात की पुष्टि की थी। तो चलिए अब बढ़ जाए कहानी की ओर कि साजिश क्या थी। एक्चुअली होता क्या है कि शादी को 6 साल बीत चुके थे। जो इनकी बड़ी बेटी थी, इनकी बड़ी बेटी की शादी को 6 साल बीत चुके थे, लेकिन इनको कोई संतान नहीं थी। जब संतान नहीं थी तो दोनों मिलकर सलाह करते हैं कि एक काम करते हैं, आईवीएफ कराते हैं। तो ये दिल्ली के एक बहुत ही अच्छे आईवीएफ सेंटर पे जाते हैं, डॉक्टर से बात करते हैं और आईवीएफ प्रोसीजर शुरू किया जाता है। और आईवीएफ प्रोसीजर के बाद में इनको 2 बच्चे होते हैं। घर में खुशी का माहौल था, ऐसा माहौल जिसकी कोई कल्पना न कर सके। बिल्कुल सब परिवार खुश था। कोई सोच भी नहीं सकता था कि कुछ दिनों बाद परिवार में ऐसा होने वाला है। तो सब कुछ अच्छा बीत रहा था, बच्चे हो गए थे। लेकिन समय बीतता है कुछ महीने के बाद, प्रेगनेंसी डिलीवरी होने के, दोनों बच्चों के डिलीवरी होने के लगभग 8-10 महीने 1 साल के बाद में जो इनकी बड़ी बेटी है वो नेचुरली कंसीव कर लेती है प्रेगनेंसी। जब नेचुरली प्रेगनेंसी कंसीव कर ली थी तो एक तीसरा बच्चा था। 2 बच्चे तो आईवीएफ के थ्रू हो चुके थे, तो एक तीसरा बच्चा था। तीसरा बच्चा कंसीव करते हैं तो ये कहते हैं कि हम उसी डॉक्टर को दिखाएंगे जिस डॉक्टर ने हमारे 2 बच्चे पैदा करने में, उनको जन्म देने में सहायता की है। तब ये उसी डॉक्टर के पास जाते हैं और वो चेकअप करती है तो कहती है कि देखो, अगर आपने इस बच्चे को जन्म दिया तो माँ की जान के ऊपर संकट आ जाएगा, क्योंकि ये बच्चा साधारण नहीं है। इसके अंदर अंदर जो प्रोसीजर है, जो भी काम हो रहा है, वो बहुत गड़बड़ है। बच्चा स्वस्थ नहीं है, हेल्दी नहीं है। तो वो कहती है कि मैं तुम्हें एक सलाह देती हूँ, 2 बच्चे तुम्हारे ऑलरेडी है, रिस्क मत लो, बच्चे का अबॉर्शन करा दो। उसके बाद में वो लड़की घर पे आके डिस्कस करती है। डिस्कस करने के बाद में सास को भी पता चलता है, लड़के को भी पता चलता है। लड़का वहां से डिलीवरी डेट भी पूछ लेता कि अगर हम इसको रखना भी चाहें तो अब डिलीवरी करा देंगे, अबॉर्शन करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर हम रखना भी चाहें तो उसकी डिलीवरी की डेट क्या है। तब वो डिलीवरी डेट पता किया, कोइंसिडेंटली, इत्तेफाक से वो डिलीवरी की डेट जो इनके पिताजी थे, लड़के के पिताजी एक्सपायर हो चुके थे, उनकी डेट ऑफ बर्थ से मैच करती थी। तो इनकी माँ और लड़के का मानना था कि इनके पिताजी इनके बच्चे के रूप में वापस घर आ रहे हैं, तो हम लड़का या लड़की जो भी हो, हम नहीं गिराएंगे, हम अबॉर्शन नहीं कराएंगे। तो उसके बाद में अबॉर्शन नहीं कराते, लड़की घूमने के लिए अपने घर आती है। सब कुछ परिवार खुशहाल था। लड़की घर आती है, घर आने के बाद में अपने माँ बाप को बताती है, तो माँ कहती है कि नहीं, तुम अबॉर्शन करा लो, क्योंकि जरूरी नहीं उनकी बात मानना और तुम्हारी जान पे भी संकट आ सकता है। तो ये यहाँ पे घर पे आके अबॉर्शन करा देते हैं। अबॉर्शन का पता उसकी सास को और उस लड़के को पता चलता है। तब वो कहता है कि देख लेना, एक दिन ऐसा आएगा मैं तुम्हारे पूरे परिवार को खत्म कर दूंगा, क्योंकि तुमने हमारे पापा को हमारे घर आने से वापस रोक दिया है। क्योंकि ये दोनों बहुत सनकी थे, तो उस बात पे लड़ाई झगड़े भी होते हैं, गुस्सा भी होता है। उसके बाद ये लड़का सर्च करने लगता है स्लो पॉइजन। इसने पहले मरकुरी को लेना चाहा। मरकुरी भी एक प्रकार का पॉइजन ही है दोस्तों। मरकुरी यूज करना चाहा, लेकिन मरकुरी की एक दिक्कत थी, वो फास्ट पॉइजन है, उसको जैसे ही खाओगे तुरंत असर दिखाएगा। तो उसने रिसर्च करना शुरू किया, स्लो पॉइजन क्या है। ये खुद लड़के ने बयान दिए हैं। तो स्लो पॉइजन में इनको पता चला कि ओसामा बिन लादेन अपने दुश्मनों को बहुत बार मारने के लिए ये बहुत बार इस जहर का प्रयोग कर देंगे, जो कहानी में मैंने अभी तक बताया आपको। तो ये उसको ऑर्डर करने की सोचता है, तो पता चलता है कि इसको डायरेक्ट ऑर्डर नहीं किया जाता। तब ये लड़की के जो पापा हैं
उनके जो चाचा हैं, उनकी कंपनी के नाम पे नकली पेपर बना के ऑर्डर करता है। एक डेथ तो पहले हो चुकी थी, जो छोटी बेटी की थी, उसके ऊपर तो इनके हत्या का मुकदमा नहीं लगता, हालांकि पोस्टमार्टम नहीं हुआ था इसलिए। लेकिन इनके ऊपर जो इनकी पत्नी थी, देवेंद्र जी की पत्नी, वो भी कुछ दिन बाद हॉस्पिटल में रहते हुए एक्सपायर हो जाती है। पत्नी का मर्डर का और सबको जान से मारने का धारा में मुकदमा दर्ज किया जाता है और इनको जेल भेजा जाता है। ये उस समय का इतना हाईलाइट केस था कि सभी बता रहे थे कि सन की दामाद ने पूरा परिवार ही खत्म कर दिया। तो बचा भी क्या है? वो लड़की जो कोमा में थी वो भी एक्सपायर हो गई, माँ भी एक्सपायर हो गई, बड़ी बेटी भी एक्सपायर हो गई, बस एक पिता बची पूरे घर में। हंसता खेलता परिवार। तो दोस्तों, मैं आपको फिर इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी ने परेशान नहीं करना नहीं था, सिर्फ सतर्क करना था। और आपको इतना ही कहना चाहूंगा, अगर कोइंसिडेंटली, मैं पहले भी कहानी में बता चुका हूं, किसी के भी व्यवहार में बदलाव आ जाए, चाहे कोई अपना कितना भी अपना क्यों ना हो, तो समझ लेना साजिश बहुत खतरनाक की जा रही है। आपके खिलाफ कोई पुरानी दुश्मनी का बदला लिया जाने वाला है। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट जरूर करना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।